गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है वीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। आई होप आप सब अच्छे हो। शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री पढ़ना। आज हमारा टॉपिक चल रहा है पी ब्लॉक। टॉपिक नहीं, यूनिट चल रही है पी ब्लॉक। टॉपिक चल रहा है हमारा नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स। अगर पी ब्लॉक की बात करूं तो आपको पता है वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। हमने पी ब्लॉक के बारे में अध्ययन करते हुए हमें 5 दिन हो चुके हैं। आज हमारा ये छठा लेक्चर है पी ब्लॉक यूनिट का। इस छठे लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स के बारे में। जो लास्ट लेक्चर था उसका थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन जो होती है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात करूं तो मुख्य रूप से हम नाइट्रोजन के 3 हाइड्राइड पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एक आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोक्सिल अमीन, और इसके बाद में एक टॉपिक और बच जाएगा वो है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो आज का टॉपिक है हाइड्रोक्सिल अमीन, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्राजीन के बारे में। हाइड्राजीन की बात करें तो उसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण उपयोग था, क्योंकि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में भी उसका यूज किया जाता है, और अभिकर्मक के रूप में वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में हमने पढ़ा था, किस प्रकार उसको बनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के बारे में। सबसे पहले बात करूं हाइड्रोक्सिल एमीन के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला ये होता है NH2 सिंगल बॉन्ड OH। यानी कि अगर एमीन जो होता है आपका अमोनिया जो होता है आपका NH3, इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर एक OH समूह को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाता है। इस हाइड्रोक्सिल एमीन की अगर मैं प्रिपरेशन मेथड की बात करूं तो कई प्रिपरेशन के मेथड काम में लिए जाते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए एक मेथड यूज लिया जाता है जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर कर। फिर उसमें सबसे पहले हम सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं, और सोडियम नाइट्रेट की फिर अभिक्रिया करके इसको बनाते हैं। वो 3 से 4 स्टेप में अभिक्रिया होती है। मैं आपको जो मेथड करवा रहा हूं वो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट और इजी रहेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोक्सिल अमीन बनाने की 2 विधियां लिखिए तो हम इजी वाली 2 विधि मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें पहली विधि है कि जब C2H5NO3 की अभिक्रिया करवाई जाती है SnHCl, इसका क्या मतलब है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रबल अपचायक। यानी कहने का मतलब है जब C2H5NO3 ग्रुप का अपचयन करवाया जाता है तो अपचयन करवाने पर हमें हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। ये अपना फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का। इसका क्या करवाया, 3 या HCl की प्रेजेंस में हमने क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया, और हमें क्या प्राप्त हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त हो गया। पहला मेथड हो गया। साथ में क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल और वाटर। दूसरे मेथड में क्या करेंगे, जो HNO3 क्या होता है भाई आपका, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड लैब में यूज लेते रहते हैं इसको। इस HNO3 की अभिक्रिया वही सेम, इसका भी अपचयन करवाते हैं। इसका अपचयन तो करवाते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका जो अपचयन करवाते हैं वो किस प्रकार करवाते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का क्या करवाया जाता है स्टूडेंट, विद्युत अपघटन करवाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दो या विद्युत अपघटन। ये जो सेकंड मेथड है ये इंपॉर्टेंट मेथड है। वैसे डायरेक्ट अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है। विद्युत अपघटन करवाया जाता है। विद्युत अपघटन किस प्रकार होता है, किसी भी अगर यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का अपने को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, विद्युत अपघटन करवाना है, तो क्या करते हैं हम, या तो वो यौगिक लेते हैं, उसका जलीय विलयन लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। यहां पर अगर मैं कैथोड की बात करूं स्टूडेंट्स, कैथोड वो होता है PbHg, यानी कि अमलगम का बना हुआ, ठीक है। और अगर एनोड की बात करूं तो वो होता है Pb का, कैथोड अमलगम का, और जो एनोड होता है वो Pb का बना होता है। यहां पर जो विलयन के रूप में यूज लिया जाता है वो H2SO4 भी लिया जाता है। जैसे इस HNO3 का हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो पहले HNO2 बनता है और फिर इसका बाद में दोबारा अपचयन होने पर क्या बनता है अपने पास, हाइड्रोक्सिल
एमीन बन जाता है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया है, इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन को। दोनों मेथड काफी इजी मेथड है, दोनों ही याद रहने वाले मेथड है, तो आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं, किसी भी चीज को हमने बना लिया, बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि वो कैसी बनी, यानी कि बात करूं उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है। अगर NH2OH की बात करूं तो संरचना बिल्कुल ही किसके जैसी होती है, अमोनिया के जैसी होती है। अमोनिया के जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई है। अगर मैं इसके संरचना की बात करूं तो हम बिल्कुल भी इसकी संकरण की बात किए बिना नहीं रह सकते, इसके संकरण की बात भी हमें करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन संकरण की, तो इस नाइट्रोजन के साथ कितने, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस में एक LP, एक लोन पेयर, तो यहां पर जो नाइट्रोजन जो होता है वो क्या, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी नाइट्रोजन यहाँ किस अवस्था में पाया जाता है, sp3 संकरित अवस्था में यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि सर इसके भौतिक गुण व रासायनिक गुणों के बारे में बताइए आप। सबसे पहले अपने बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भौतिक गुण की, कि जो हाइड्रोक्सिल एमीन है अपने पास, उसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो भौतिक गुण में सबसे पहले बात करूं तो इसका भौतिक गुण है कि ये सुई के आकार के क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जो सुई की नोब होती है उतने छोटे छोटे क्रिस्टलीय रूप में ये पाए जाते हैं। यह सफेद सुई के आकार की क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कहने का मतलब कलर तो इनका होता है सफेद, यानी कि व्हाइट कलर के होते हैं, और आकार होता है इनके क्रिस्टल का कितना, जितनी सुई की नोब होती है उतना छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में ये पाए जाते हैं। अगर क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं इसका मतलब ये सॉलिड है, और सॉलिड कोई भी चीज होती है तो उसका कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 33 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 33 डिग्री सेल्सियस। अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद में बात करते हैं अपने BP की, बॉइलिंग पॉइंट की, अगर क्वथनांक की। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, यानी वह तापमान जिसके ऊपर कोई भी पदार्थ पिघलना प्रारंभ करती है। अब बात करूं इसके क्वथनांक की, यानी वह तापमान जिसके ऊपर कोई भी पदार्थ उबलना शुरू कर दे, या भाप में परिवर्तित होना शुरू कर दे, या ठोस से या द्रव से गैस में बनना प्रारंभ हो जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बिल्कुल अल्कोहल के जितना ही, 58 डिग्री सेल्सियस, यानी जितना अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहां से यह भी याद रखा जाता है कि अल्कोहल की बात करूं तो एथेनॉल, और एथेनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट 58 डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका 58 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, यह अत्यंत अस्थायी है, यानी कहने का मतलब है ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन है ये बहुत ही अनस्टेबल यौगिक है, यानी कि ऐसा यौगिक है कि सेकंडों में ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, इतना अत्यंत अस्थायी है, यानी कि स्थायी है ही नहीं, स्थायित्व के नाम पर जीरो है, इसीलिए इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इसका स्थायित्व 0 है, यहीं से याद रख लेंगे कि स्थायित्व बहुत ही कम है, इसलिए इसे क्या रखा जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। जैसे ही थोड़ा सा ताप बढ़ाते हैं ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में। अब बात करते हैं कि इसकी विलेयता कैसी है, ये किस प्रकार के विलीन में विलय होता है। ये जल के अंदर अत्यंत विलयशील है, यानी पानी के अंदर घोल दो पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि पानी में ये तुरंत घुल जाता है, इतना अत्यधिक विलयशील होता है। अब बात करते हैं कि सर अगर पानी में विलयशील है तो अल्कोहल ईथर वगैरह में क्या सीन है इसका, कार्बनिक विलायकों में सीन। कार्बनिक विलायकों में सीन ये है कि अल्कोहल और ईथर में ये बहुत ही कम विलयशील होता है स्टूडेंट्स, काफी कम विलयशील होता है। और इसके जो क्रिस्टलीय रूप में इसको जो प्राप्त करते हैं तो इसके क्रिस्टल किस में प्राप्त किए जाते हैं, इथरीय विलयन में प्राप्त किए जाते हैं स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि इसके जो क्रिस्टल है वो ईथर के अंदर इथरीय विलयन में प्राप्त किए जाते हैं। अब इसकी बात करूं प्रकृति की, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है या इसकी प्रकृति अम्लीय होती है या उदासीन प्रकृति का होता है, तो इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है, यानी दुर्बल सा क्षार होता है, दुर्बल सा क्षार होता है। अब इसकी भौतिक प्रवृत्ति के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो मैं आपको 2 रासायनिक अभिक्रिया जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। एक तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा ताप प्राप्त करते हैं किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, और नाइट्रोजन गैस क्या कर देता है स्टूडेंट, रिलीज कर देता है। उसके अलावा हेलोजन के साथ अभिक्रिया, यानी हम कोई भी रिएक्शन पढ़ लो केमिस्ट्री में, कुछ भी पढ़ लो, सबसे पहले आता है ऑक्सीजन अपचयन और फिर अभिक्रिया आ जाती है हेलोजन के साथ। यानी हेलोजन के साथ कोई क्रिया नहीं करे ऐसा होता नहीं है,
मामूली तौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई भी कंपाउंड है वो हेलोजन से क्रिया नहीं करे, और हेलोजन के साथ जो अभिक्रियाएं होती है वो काफी इंपॉर्टेंट भी होती है। तो इसकी अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमीन की अभिक्रिया देखूंगा किसके साथ, हेलोजन के साथ। Cl2 है क्लोरीन, हेलोजन कौन से होते हैं, वर्ग 17 के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर क्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो N2O गैस के साथ साथ जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, यानी N2O गैस रिलीज करता है जब हाइड्रोक्सिल अमीन अभिक्रिया करता है किसके साथ, हेलोजेंस के साथ। यहां तक था इसका रासायनिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैं पढ़ता हूं इसके यूजेस के बारे में, बताता हूं आपकी इसके यूज कहां पर होता है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग जो है वो कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन कंपाउंड्स में अगर कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, COOH, इसको क्या कहते हैं अपने, कार्बोक्सिलिक समूह है, यानी RCOH क्या बोल देंगे अपने, कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ये COOH समूह है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो मुख्य समूह है COOH समूह है, अगर किसी से जुड़ता है तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इस समूह की परीक्षण करने के लिए, इस समूह की पहचान करने के लिए किसमें, कार्बनिक यौगिकों में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH समूह फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोक्सिल अमीन का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा रिएजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री में बहुत सी अभिक्रियाओं में अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में अपचायक के रूप में इसका यूज होता है, ये अपचयन भी करता है, अपचायक के रूप में भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पे अभिक्रिया ले रखी है मैंने, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई जा रही है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाई जा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कॉपर का अपचयन हो रहा है स्टूडेंट, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर इसी को अपचायक के साथ साथ ऑक्सीकारक के रूप में भी यूज में लिया जा सकता, वो कैसे, वो देखिए आप आगे, FeOH ट्वाइस फेरिक हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, फेरस हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम करवा रहे हैं इसके साथ, तो ये FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी अपचायक और ऑक्सीकरण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाइलॉन 6 बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं उनका साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया करवाकर नाइलॉन 6 जब बनाते हैं तो वहां पर भी इसका काम किया जाता है। साइक्लोहेक्सेन के ऑक्सीन बनाने में भी इस कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट आपके सामने नाइट्रोजन का दूसरा हाइड्राइड, जिसको हम हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। ये इसके यूजेस, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आज हमने देखी। कल हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक रहेगा आपका क्या, हाइड्रोजोइक एसिड। नाइट्रोजन के जो दो हाइड्राइड पड़े हैं वो दोनों ही क्षारीय थे, दोनों ही की प्रकृति बेसिक थी, लेकिन अभी जो नेक्स्ट अपना हाइड्राइड आएगा उसकी प्रकृति एसिडिक होगी। वो अपने इस हाइड्राजीन और इस हाइड्रोक्सिल अमीन इन दोनों से ही बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।